Hello everyone. So this is Mihir, your educator. I welcome you all to Arpita Sharma classes. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 SHARMA20. So if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. Now, these are the courses of Ancient History and Medieval History which will be taken by Arpita ma'am on Unacademy Plus. So you can see that the course for the Ancient History has started from 6 July and the course for the Medieval History has already been started from 13 July. Right? Now, let us start with our today's topic. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में. तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. राइट. तो वो बना था जनवरी 1 2015 में वाया अ रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट. ठीक है. तो जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है. राइट. पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर कौन है? नीति आयोग है. राइट. सो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. तो नीति आयोग जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है. देखो ये थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स. और ये जो बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज लाइक राइट. ओके गाइस. तो देखो जो नीति आयोग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है. थिंक टैंक का मतलब, थिंक टैंक इज बेसिकली a body of experts which advises the government on various social issues, political issues and economic issues. Okay? अभी हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग. राइट. तो नीति आयोग के अंदर एक तो होते हैं चेयरपर्सन, और ये जो चेयरपर्सन जो होता है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होते हैं. राइट. अवर प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. बाद में गवर्निंग काउंसिल. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग. राइट. वी आर स्टडीइंग द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग. तो हमने पढ़ा चेयरपर्सन के बारे में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्निंग काउंसिल के बारे में. तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है? तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर हमारे जो कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे के सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, बाद में जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, राइट, ऑल दोज यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग द लेजिस्लेचर, ठीक है, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो इन सब के जो चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, इट विल बी पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग. एंड ऑल अदर यूनियन टेरिटरीज विच आर नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके जो लिeutenant गवर्नर्स जो होते हैं, दे वुड बी पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल. रीजनल काउंसिल्स. देखो जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम बनाई जाती है. वो क्यों बनाई जाती है? कोई स्पेसिफिक इश्यूज जो होते हैं, राइट, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक इशू which needs to be addressed, so for that particular purpose we are creating the regional council. और ये जो regional council जो होती है उनका एक specified tenure होता है. These regional councils are having a specified tenure and this regional council will be conveyed by the prime minister of our country and it would comprise of chief ministers of the states. ठीक है. जो states है, ठीक है, जो जो states के हमें issues address कर रहे हैं, ठीक है, तो जो chief ministers of the states would be there and lieutenant governors of the union territories in that particular region. ठीक है. और ये जो regional councils है, it would be chaired by the chairperson, right. This chairperson would be this regional councils would be chaired by the chairperson. और अगर chairperson available नहीं है तो chairperson के द्वारा जो nominee होंगे उनके द्वारा वो, तो chairperson अगर available नहीं है तो chairperson के द्वारा जो nominee अपॉइंट किया गया है वो इस रीजनल काउंसिल को चेयर करेगा. राइट. तो चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के? चेयरपर्सन इज द अवर प्राइम मिनिस्टर हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. राइट. सो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. राइट. तो जो रीजनल काउंसिल है वो टाइम टू टाइम बनाई जाती है फॉर स्पेसिफिक इश्यूज. राइट. दे आर फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज
और उनका एक स्पेसिफाइड टेन्योर जो होता है। ओके गाइस, स्पेशल इनवाइटीज, ठीक है, स्पेशल इनवाइटीज कौन कौन होते हैं? तो देखो, जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट्स है, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स विद रेलिवेंट डोमेन नॉलेज, तो ये जो स्पेशल इनवाइटीज है, दे ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट। देखो, तो हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग के बारे में, लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जो नीति आयोग का कंपोजिशन क्या है, तो नीति आयोग के अंदर एक तो होता है चेयरपर्सन, राइट। नीति आयोग के अंदर होती है गवर्निंग काउंसिल, होती है नीति आयोग के अंदर रीजनल काउंसिल्स होती है नीति आयोग के अंदर, देयर आर रीजनल काउंसिल्स इन द नीति आयोग, राइट, एंड देयर आर स्पेशल इनवाइटीज इन द नीति आयोग। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि नीति आयोग का फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो देखो, नीति आयोग के अंदर जो चेयरपर्सन जो होता है वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अवर प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, और चेयरपर्सन के साथ साथ एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये जो वाइस चेयरपर्सन है उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। तो जो वाइस चेयरपर्सन है उनका जो रैंक होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। So Niti Aayog is having the chairperson, and who is the chairperson? Our prime minister is the chairperson of the Niti Aayog, और chairperson के साथ हो गए vice chairperson। vice chairperson को appoint किया जाएगा by our honorable prime minister, right? और ये जो vice chairperson है उसकी रैंक होगी equivalent to cabinet minister। अब नीति आयोग के अंदर कौन कौन से मेंबर्स जो होते हैं, तो देखो, जो फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं ना, तो फुल टाइम मेंबर्स की जो रैंकिंग होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू minister of the state। then there are part time members, and this part time members जो होते हैं, they are maximum of 2, right? part time members can be maximum 2, और वो होते हैं from leading universities, research organizations, right, and other relevant institutions। बाद में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नीति आयोग के अंदर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, राइट। देयर कैन बी 4 मेंबर्स, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, राइट। तो जो नीति आयोग के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने हो सकते हैं? दे कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है। और वो कौन होते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और इनको नॉमिनेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन देयर वुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसका एक फिक्स टेन्योर होगा, राइट। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट। और उसकी जो रैंक होगी, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एंड देन देयर वुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उसका एक फिक्स टेन्योर होगा, और उसकी जो रैंक होगी, इट इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो नीति आयोग जो है उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स होती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले होती है रिसर्च विंग। देखो, रिसर्च विंग के अंदर क्या होता है? देयर आर बेसिकली एक्सपर्ट्स। रिसर्च विंग के अंदर होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ये लोग एक पॉलिसीज बनाते हैं। देखो, इट इज बेसिकली अ थिंक टैंक। देखो, थिंक टैंक जो होती है ना, सबसे पहले थिंक टैंक का मतलब क्या होता है वो समझो। थिंक टैंक इज बेसिकली बॉडी which comprises of experts, specialists, scholars, and this particular think tank is going to advise the government on various political issues, various economic issues, right? So the research wing develops in-house sectoral expertise. So research wing को एक dedicated think tank भी माना जाता है, right? And we all know what is the meaning of think tank. Think tank is basically a body of experts, ठीक है, बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, स्कॉलर्स, ठीक है। तो ये जो थिंक टैंक है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन वेरियस इश्यूज। बाद में ये जो रिसर्च विंग है वो सारे सारे पॉलिसीज, ठीक है, सम पॉलिसीज दे आर गोइंग टू डिजाइन, राइट, ठीक है। तो ये जो काम होता है, ये जो काम होता है वो बेसिकली थिंक टैंक का काम होता है। बाद में टीम इंडिया विंग, जो टीम इंडिया विंग जो है उसके अंदर हर एक स्टेट में से हो गए रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। द टीम इंडिया विंग comprises of representatives from every state and ministry and serves as a permanent platform for national collaboration. Then there is the consultancy wing. So the consultancy wing provides a marketplace of panels of expertise and funding
फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टैप इनटू। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो नीति आयोग में अंदर देयर आर सम स्पेशलाइज्ड विंग्स, राइट। नीति आयोग के अंदर होती है स्पेशलाइज्ड विंग्स। तो कौन सी स्पेशलाइज्ड विंग्स है? एक तो होती है रिसर्च विंग, दूसरी होती है टीम इंडिया विंग, तीसरी होती है कंसल्टेंसी विंग। अभी जो नीति आयोग के अंदर कौन सी बॉडीज अटैच्ड है, राइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बॉडी है, सबसे पहली बार तो 1962 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी, और ये एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये जो बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना। तो डेवलपमेंट के जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबके ऊपर रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इस पर्टिकुलर बॉडी का, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सेकेंड बॉडी इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो देखो नाम से पता चल रहा है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, राइट। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स बनाती है, जितनी भी स्कीम्स बनाती है, जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो वो सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स का मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ये जो काम होता है वो काम होता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस का, राइट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जितने भी इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को एक्टिवली मॉनिटर और इवैल्यूएट करना, ये काम होता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस का। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग? तो देखो जो नीति आयोग के जो फंक्शंस है ना, वो हम लोग इन 4 डोमेन्स के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, राइट। So they are designing the policy and they are basically also designing the programs for its implementation. Foster cooperative federalism. देखो ये cooperative federalism का मतलब क्या होता है? तो cooperative federalism basically means when the center and the states are working together towards solving a common problem, right? तो देखो क्या होता है कि अगर सेंटर और स्टेट्स दोनों अगर कोऑपरेट नहीं कर पाते, देन प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व वेरी प्रॉपरली, राइट। देखो क्या होता है, सपोज कोई प्रॉब्लम हो गई है, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली प्रॉब्लम। तो अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए सेंटर एंड स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर, सेंटर एंड स्टेट्स आर वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। और इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हेन सेंटर एंड स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम। ओके, एंड व्हाई दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट? देखो कभी कभी क्या होता है कि देयर आर सम ऑफ द स्कीम्स व्हिच आर लॉन्च बाय द सेंटर, कोई कोई प्रोग्राम्स लॉन्च करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, राइट। कोई कोई जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, देयर आर सम प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों अगर अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे और अगर इन दोनों के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, देन देयर आर चांसेस दैट ये जो प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब तो यही होता है ना कि सेंटर एंड स्टेट्स आर गोइंग टू कम टुगेदर टू सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम। ओके, और जो नीति आयोग के जो मेन फंक्शंस है वो क्या क्या होते हैं? एक्टिंग एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशनलाइजिंग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना होता है, राइट। बाद में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देखो ये जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द यूनियन टू द लोकल लेवल्स, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, राइट। सो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब वही होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। Okay, evolving a shared vision of national development priorities and strategies with active involvement of the states. हमें states को साथ में लेके चलना है, states को हमें ignore नहीं करना है। We need to develop a cooperative and competitive federalism
सपोर्टिंग स्टेट्स इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंजेस। देखो हर एक स्टेट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अपने ओन चैलेंज होता है, खुद के चैलेंजेस होते हैं, तो स्टेट्स को सपोर्ट करना है उनको चैलेंजेस को एड्रेस करने में, राइट। डिजाइनिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स, एक्टिंग एज अ नॉलेज एंड इनोवेटर हब, ठीक है। तो नीति आयोग विल एक्ट एज अ सेंटर फॉर नॉलेज एंड इनोवेशन, राइट। नीति आयोग कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेंटर फॉर नॉलेज एंड इनोवेशन, building a repository of specialized domain expertise, both sectoral and cross sectoral. Okay guys, now what are the objectives of the नीति आयोग? देखो नीति आयोग के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। सो यू कैन सी दैट देयर आर 9 ऑब्जेक्टिव्स, राइट। देयर आर टोटल 9 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। सो यू कैन रीड दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑन योर ओन। ओके, अब देखो नीति आयोग के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। देयर आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द नीति आयोग। तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट इज दी अंत्योदया। अंत्योदया का मतलब होता है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, राइट, जो पुअर और मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो होते हैं उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। वी नीड टू ब्रिंग द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी। वी नीड टू डू द वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। देन इंक्लूजन। देखो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जितने भी वर्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, राइट, वर्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो होते हैं उनको हमें उनको हमें एम्पावर करना है, राइट, उनको हमें एम्पावर करना है। एम्पावरिंग वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, रिड्रेसिंग आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि देखो जब भी कोई कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, देखो क्या होता है डिविडेंड का मतलब ये समझो कि सपोज कोई कंट्री है और वो कंट्री की जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन है मतलब वो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अगर कोई कंट्री का ग्रोथ अगर अगर किसी भी कंट्री का ग्रोथ अगर उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से होता है, राइट। देखो सपोज कोई कंट्री है वहां पे जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो अगर किसी भी कंट्री की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अगर वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, राइट, इफ एनी कंट्री इज हैविंग इट्स मैक्सिमम पॉपुलेशन एज द वर्किंग पॉपुलेशन, दैट मीन्स many people are going to work, and if many people are going to work then it is going to contribute to the economic growth of the country. If it is going to contribute to the economic growth of the country, it also means that the GDP of the country is going to rise, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, राइट, हमारी कंट्री के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, राइट। अवर कंट्री इज हैविंग द एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस our population is capable of working, our maximum percentage of population is working population, right। so अगर जो हमारी जो पॉपुलेशन जो है उनकी स्किल्स के ऊपर हम फोकस करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर हम लोग फोकस करें, देन वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। हमारी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन जो है अगर अगर हमारी कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उनकी हम लोग स्किल्स के ऊपर फोकस करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, देन वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। विलेज। हमें हमारी कंट्री के जितने भी विलेजेस जो है उसको हमें डेवलपमेंट प्रोसेस में उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। हमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी है। बाद में पीपल्स पार्टिसिपेशन, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, right, transform the developmental process into the people driven one, making an awakened and participative citizenry। governance। देखो हमें एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस चाहिए। ओके। सस्टेनेबिलिटी। मेंटेन सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ आवर प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट। देखो गवर्नेंस का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। गवर्नेंस का मतलब ये होता है द प्रोसेस बाय विच अवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू रूल ओवर अस, द प्रोसेस बाय विच अवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल अस, राइट, द प्रोसेस बाय विच, ठीक है। तो ये जो गवर्नेंस का मतलब समझ गए। तो अगर हम देखो गवर्नेंस के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है दे आर गोइंग टू ब्रिंग आउट द प्रोग्राम्स, दे आर गोइंग टू लॉन्च द स्कीम्स, राइट, दे आर गोइंग टू लॉन्च द इनिशिएटिव्स, राइट। ये किसके लिए? गवर्नेंस के लिए, राइट, इन ऑर्डर टू गवर्नेंस। तो ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस होती है वो एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन इट, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ करप्शन। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, राइट, दे शुड बी प्रोएक्टिव, ओके।
So we should nurture an open, transparent and accountable, proactive and purposeful style of governance. नाउ देयर इज क्रिटिसिज्म फॉर द नीति आयोग। नीति आयोग के कुछ क्रिटिसिज्म है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि देखो, प्लानिंग कमीशन की तरह ये नीति आयोग है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो नीति आयोग है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। नीति आयोग जो है, डिस्पाइट बीइंग अ थिंक टैंक, देयर इज टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स फंक्शनिंग। देखो, नीति आयोग बेसिकली थिंक टैंक है। अब थिंक टैंक का मतलब मैंने आपको बता दिया है। और नीति आयोग के ऊपर देखो, नीति आयोग के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो नीति आयोग की फंक्शनिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, नो सिग्निफिकेंट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द नीति आयोग। तो दिस वर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द नीति आयोग। बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? वो एस्टैब्लिश हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहली बात तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इट इज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई थी, तो उसी एक्ट की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और कौन से एक्ट के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 एज अमेंडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो ये वाले एक्ट के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसका मेन फंक्शन क्या होगा? तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इट इज बेसिकली वॉचडॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब हमारी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की गारंटी कौन देता है? बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फॉर द ह्यूमन राइट्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, देयर आर सम इंटरनेशनल कन्वेनियंस आल्सो, लाइक इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ओके, सो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इट इज बेसिकली द वॉचडॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन अवर कंट्री। It is in conformity with the Paris Principles adopted at the first international workshop on national institutions for the promotion and protection of human rights held in Paris in 1991। देखो, अभी हम लोग जितना भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नेशनल ह्यूमन राइट्स उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो कंपोजिशन है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे। तो हम लोग वही जो लेटेस्ट वाला जो चेंज है, वी आर गोइंग टू स्टडी द लेटेस्ट कंपोजिशन। ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लेके आई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, तो वो लेटेस्ट वाला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो देखो, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, रिसेंटली चेंजेस वेर मेड इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन। तो हम लोग लेटेस्ट वाला कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, गवर्नमेंट ये वाला एक्ट लेके आई थी। तो गवर्नमेंट ने यही एक्ट के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। तो हम लोग लेटेस्ट वाले चेंजेस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चेयरपर्सन कौन बन सकता है? तो एनीवन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बन सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन who has been the chief justice of the supreme court or a judge of the supreme court, he can become the chairperson of the national human rights commission। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक तो होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, और चेयरपर्सन के साथ साथ दूसरे होते हैं फुल टाइम मेंबर्स। तो फुल टाइम मेंबर्स कितने हो गए? तो फुल टाइम मेंबर्स देयर वुड बी टोटल 5 फुल टाइम मेंबर्स। एंड हु विल बी दिस 5 फुल टाइम मेंबर्स? सो सर्विंग और द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कोई भी जो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज है या फिर कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फुल टाइम मेंबर की तरह वो वर्क कर सकते हैं। सर्विंग और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, 3 पर्सन वुड बी देयर। ठीक है, तो ये जो 3 पर्सन जो है उनमें से देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमन, एंड दिस पर्टिकुलर वुमन वुड बी हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स। ओके, सो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंपोजिशन के बारे में। तो हमने पढ़ा चेयरपर्सन के बारे में,
तो जो चेयरपर्सन कौन बन सकता है? चेयरपर्सन वुड बी द पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे फुल टाइम मेंबर्स के बारे में। सो देयर वुड बी टोटल 5 फुल टाइम मेंबर्स, राइट? सो सर्विंग ऑन द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग ऑन द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की बात की गई है यहाँ पे। सर्विंग ऑन द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, and there would be 3 persons, and out of these 3 persons there would be 1 woman, and these 3 person would be having knowledge and experience with respect to the human rights. Now national human rights commission जो है उनके अंदर there would be 7 ex officio members, ठीक है? तो ये जो 7 ex officio members कौन है, वो कौन कौन से? चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, National Commission for Backward Class, right? National Commission for Backward Class, National Commission for Protection of the Child Rights, Chief Commissioner for Persons with Disabilities. So you can see that these are 7 ex officio members. देखो ex officio members का मतलब क्या होता है कि अगर देखो ex officio members का मतलब होता है अपने आप मेंबर बन जाना। मतलब अगर कोई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, राइट? देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अगर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का जो चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा, ठीक है? मतलब ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाना बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाना बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, ठीक है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरपर्सन है, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरपर्सन है, अगर कोई चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ओके? बाद में जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनका खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उनके अंदर एक तो होते हैं चेयरपर्सन, देयर वुड बी 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड देयर वुड बी 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है? और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है। अब ये जितने भी जो मेंबर्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे किसी को मेंबर नहीं बना सकते, वो ऐसे ही किसी को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर नहीं बना सकते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 6 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो 6 मेंबर कमेटी है उनके अंदर कौन से मेंबर्स जो होते हैं, तो 6 मेंबर कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर एज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर, राइट? देखो हमने पढ़ा था कि जो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये भी मेंबर बन सकते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था मैंने आपको पढ़ाया था कि फुल टाइम मेंबर्स के अंदर सिटिंग और द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्विंग और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी फुल टाइम मेंबर बन सकते हैं। तो अगर किसी भी देखो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज मेंबर बनना चाहता है और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है, जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है, अगर उनको मेंबर बनना हो, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, ओके? अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग जज और अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग देखते हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है और उनका जो मेंबर्स है उनका टेन्योर क्या है। तो वो अपनी ऑफिस में दे कैन बी देयर फॉर 3 इयर्स, ठीक है? और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 70 इयर्स की है एंड दे कैन स्टे देयर इन देयर ऑफिस फॉर 3 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। Now, what are the salary and the allowances of the members of the National Human Rights Commission? तो देखो जितने भी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो मेंबर्स की सैलरीज है, अलाउंसेस जो है वो डिटरमाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट कैन नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नाउ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली के अंदर है एंड वो अपनी ऑफिसेज जो है वो इंडिया के अंदर बाकी प्लेसेस में भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन और कोई भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को रिमूव कर सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को रिमूव कौन से ग्राउंड्स के ऊपर कर सकती है। तो देखो, दिस आर द ग्राउंड्स ऑन विच अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो अनएम्प्लॉयड, अगर वो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुका है, बाद में वो अपनी ऑफिस के बाहर कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्ट ले रहा है, अगर वो अनफिट है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ द माइंड और बॉडी, अगर वो एक अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, और उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करेगा कोई कॉम्पिटिटेंट कोर्ट, राइट। सो इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटिटेंट कोर्ट एंड इफ इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो ये जो सारे ग्राउंड्स है, इन ग्राउंड्स के ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन या फिर और किसी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स के ऊपर भी चेयरपर्सन या फिर किसी अदर मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का कोई केस है तो वहां पे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ेगा फॉर इंक्वायरी। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस करता है कि मेंबर को रिमूव कर देना चाहिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रिमूव दैट पर्टिकुलर मेंबर। नाउ कमीशन के क्या क्या फंक्शंस है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या क्या फंक्शंस है। तो देखो, वो प्रोएक्टिवली और स्यूमोटो मतलब अपने आप, ठीक है, विदाउट एनी रिकमेंडेशन वो अपने आप भी इंक्वायर कर सकता है। कहाँ पे इंक्वायर कर सकता है? जहां पे भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है इधर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेग्लिजेंस ऑफ सच वायोलेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, तो वो स्यूमोटो एक्शन भी ले सकता है अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है। तो बाद में कोई भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई केस है और अगर वो कोई और अगर वो वाला जो केस है जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है और अगर ऐसा कोई केस अगर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो वहां पे भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन कर सकता है टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, राइट। Review the factors including the acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures to review the constitutional and legal safeguards for protection of human rights and recommend measures for their effective implementation. नाउ अब जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके एक तो इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस है, दूसरे जो है वो होते हैं रिसर्च एंड अवेयरनेस फंक्शंस जो होते हैं, राइट, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बाकी की कोई जो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती है उनको स्टडी करना और उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशन देना, तो ये भी एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक फंक्शन होता है। बाद में ह्यूमन राइट्स की फील्ड के अंदर रिसर्च प्रमोट करना, बाद में जेल को विजिट करना और वहां पे जो प्रिजनर्स है उनकी कंडीशन को स्टडी करना, एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमॉन्ग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो ह्यूमन राइट्स का एजुकेशन स्प्रेड करना, एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज, जितने भी एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस जो है वो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको एनकरेज करना, उनकी एफर्ट्स को एनकरेज करना, ये सब जो काम होता है ना, ये सारे जो काम होते हैं वो होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। नाउ फंक्शंस रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स इन द केस ऑफ दिल्ली इज डेल्ट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट या फिर स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो वाला जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न को भी रिपोर्ट भेजा जाएगा। इट वुड बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न और ये जो रिपोर्ट्स है they would be placed before the respective legislatures along with memorandum of action taken on the recommendations. Now नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या क्या पावर्स है, तो इनके पास पावर होती है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, उनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है और उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उनकी जुडिशियल कैरेक्टर होती है। बाद में वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, ठीक है। नाउ जो अब इंक्वायरी चल रही होगी ना तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। इफ देयर इज एनी कंसर्न गवर्नमेंट विच इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कंसर्न गवर्नमेंट को रिकमेंड भी कर सकती है कि जो विक्टिम है उसे कॉम्पेंसेशन दिया जाए, कॉम्पेंसेशन के लिए पेमेंट दिया जाए, राइट।
It may recommend to the concerned government or the authority the initiation of proceedings for prosecution or any other action against the guilty public servant. It may recommend the concerned government or the authority for the grant of immediate interim relief to the victim. देखो, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सारे जो पावर्स देख रहे हो ना, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स है, इसलिए यहाँ पे लिखा इट में रिकमेंड टू दी कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो गवर्नमेंट या फिर किसी भी अथॉरिटी को रिकमेंडेशन दे सकती है कि जो विक्टिम है, जिसका कोई विक्टिम है, अगर उसका ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है तो उसे एक इमीडिएट इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दिया जाए। ठीक है, सो इट में रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और द अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। ठीक है, इट मे ऑल्सो अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर द नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड द writs। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की क्या क्या लिमिटेशंस है? तो सबसे पहली बात तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके जितने भी सारे फंक्शंस है दे आर मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिकमेंडेशंस जो है वो किसी भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी होती है। ठीक है, बाद में अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी अथॉरिटी को, तो वो अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 1 month कि उन्होंने कौन सी एक्शन ली है ऑन दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन। ठीक है, हाउएवर इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 month। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी को रिकमेंडेशन दी है तो फिर ये जो गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी है उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सी एक्शंस ली है, व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमीशन विद इन 1 month। तो 1 month के अंदर अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, द कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 year। तो अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई भी केस होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो केस के अंदर 1 साल खत्म होने के बाद इंक्वायरी नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई केस हुआ है, अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई भी केस है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को वो केस के अंदर 1 साल के अंदर अंदर ही इंक्वायर करना पड़ेगा। अगर वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई केस है, अगर वो जो केस है 1 साल के बाद, ठीक है, वो केस के अंदर 1 साल के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 year, 1 साल के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है। राइट, सो कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 year। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कोई भी पावर नहीं है कि जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है उसे वो पनिश कर पाए। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास वो भी पावर नहीं है कि जिसका ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है उसे वो मोनेटरी रिलीफ प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कोई पावर नहीं है कि जिसने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है उसे वो पनिश कर पाए, या फिर कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई विक्टिम है तो उसे मोनेटरी रिलीफ प्रोवाइड कर सके, वो भी पावर नहीं होती है। ठीक है, तो देखो गाइस, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती है। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है कि जिसने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है उसे तुम पनिश करो। ठीक है, कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई विक्टिम है तो उसे तुम रिलीफ प्रोवाइड करो। तो ये जितनी भी जो पावर्स होती है ना वो सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट हैज नो पावर टू पनिश द वायोलेटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स नॉर टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मोनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन दैट जिसका ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है तो उसे पनिश करना चाहिए। आफ्टर दैट जो कमीशन जो है उसके पास लिमिटेड रोल्स है, पावर्स है, जुरिस्डिक्शन है with respect to the violation of the human rights by the members of the armed forces। Okay, in this sphere the commission may seek a report from the central government and make its recommendations। The central government should inform the commission of the action taken on the recommendations within 3 months। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बहुत ही लिमिटेड रोल है, बहुत ही लिमिटेड पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस के रिस्पेक्ट में कोई भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होती है देन वो केस के अंदर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगवा सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा। ठीक है, तो एक बार कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है ऑन दिस रिकमेंडेशंस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कमीशन को कि उन्होंने क्या एक्शन ली है ऑन द रिकमेंडेशंस। तो गाइस, आप लोगों को शायद से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे एक बार ऐसा बोला है कि 1 मंथ के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी को 1 मंथ के अंदर कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा है। तो गाइज देखो, दोनों दोनों केस अलग अलग है। अगर कोई भी जनरल कंप्लेंट है, अगर कोई भी जनरल रिकमेंडेशंस है, इफ देयर इज एनी रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन ऑन मैटर ऑफ अ जनरल कंप्लेंट, देन वो जो रिकमेंडेशन के ऊपर जो एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, वो उसे 1 मंथ के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का कोई मैटर है, देन उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर कमीशन को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट has to indicate its commence action taken on the report recommendations of the commission within a period of 1 month in respect of the general complaints। तो जनरल कंप्लेंट्स का कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई जनरल रिकमेंडेशंस है, ठीक है, तो उसके लिए 1 मंथ का टाइम है। गवर्नमेंट को 1 मंथ के अंदर कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल कंप्लेंट्स एंड विद इन 3 मंथ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी मैटर है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी को कमीशन को 3 महीने के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने के अंदर कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या क्या एक्शन लिया है 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, कोई भी आर्म फोर्स का मैटर है तो, और अगर कोई जनरल कंप्लेंट्स है, ठीक है, तो वो केस के अंदर जो अथॉरिटी है वो 1 मंथ के अंदर कमीशन को इन्फॉर्म कर सकती है कि उन्होंने क्या एक्शन ली है। राइट, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, द अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इंडिकेट इट्स कमेंट्स एक्शन taken on the report recommendations of the commission within a period of 1 month in respect of the general complaints and within 3 months in respect of the complaints relating to the armed forces। Okay guys, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। सो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एट द स्टेट लेवल। सो स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड करंटली 25 स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, अभी इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जुरिस्डिक्शन क्या क्या होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, और जितने भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो मेंशन है, ठीक है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, यही सब्जेक्ट के मैटर के अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, तो वहां पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी इंक्वायरी कर सकता है। सो इट कैन इंक्वायर इनटू द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द state list on the concurrent list in the 7th schedule of the constitution। It can also inquire in a case when National Human Rights Commission or no other commission is inquiring। तो जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर कोई दूसरा कोई कमीशन है, अगर वो इंक्वायरी नहीं कर रहा है, तो तब जाके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर कर सकता है। बाद में कंपोजिशन क्या होगा, तो देखो, चेयरपर्सन बनने के लिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबिलिटी इज एनी पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रह चुके हैं और जज ऑफ द हाई कोर्ट रह चुके हैं, तो वो पर्सन चेयरपर्सन बन सकता है। देन देयर वुड बी मेंबर्स, देयर वुड बी 2 मेंबर्स, राइट। 1 मेंबर वुड बी सर्विंग ऑन द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, सर्विंग ऑन द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज in the state with the minimum of 7 years experience and a person having knowledge and experience with respect to the human rights, right? So there would be 2 members। अभी जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उनके पास एक खुद का स्टाफ होता है, खुद की इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होती है, राइट। और जो चेयरमैन और जो मेंबर्स जो होती है, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो गवर्नर ऐसे ही तो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता, तो गवर्नर को भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नर विल बी अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। तो कमेटी के कौन से मेंबर्स है, यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन। ठीक है, अगर किसी सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपॉइंट करना हो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, मैंने
कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके जो मेंबर्स जो है इट कैन बी सर्विंग और द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपॉइंट करना हो तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना पड़ेगा। इनका जो टेन्योर है, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स का जो टेन्योर है, इट इज फॉर द 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years। ठीक है, तो उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है इट इज बेसिकली 70 years। और इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस जो है वो डिटरमाइन की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड दे कैन नॉट बी वेरी टू इज डिसएडवांटेज आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखो तो रिमूवल के लिए राइट, जो अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को कौन रिमूव कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब अपॉइंटमेंट की बारी होगी तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। गवर्नर वुड बी अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन से ग्राउंड्स पे रिमूव करेंगे? तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स को रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं वही सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो गाइस देखो ये जो है ना, ये जितने भी जो रिमूवल की जो प्रोसेस जो है कौन से ग्राउंड्स पे रिमूव करना है, बाद में जो जुडिशियल इंक्वायरी जो होती है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के टाइम पर, ये सब हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पढ़ा है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो फंक्शंस होते हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं ना वो हमने ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर हमने पढ़े थे। बाद में रिसर्च एंड अवेयरनेस फंक्शंस जो है वो भी हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे एक जो फंक्शन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर ऑन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स फंक्शन बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है, ठीक है, तो दो टाइप के फंक्शंस है, इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस एंड रिसर्च एंड अवेयरनेस फंक्शंस। ओके गाइस, अब ये रिपोर्टिंग, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो हर साल अपनी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के सामने, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, देखो सबसे पहली बात, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो हर साल अपना रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है। स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये रिपोर्ट को लाया जाता है। दिस रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड, राइट, along with memorandum of action taken on the recommendations। ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की क्या क्या पावर्स होती है, ठीक है, तो ये भी हम लोग, तो इनकी जो पावर्स है, ठीक है, जैसे कि पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, सिविल कोर्ट की पावर, तो ये सब हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पढ़ चुके हैं। और दोनों की पावर्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पावर और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की पावर दोनों सेम होती है। ओके, और इंक्वायरी के टाइम पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या क्या पावर्स होती है, इट इज सिमिलर टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, और जो लिमिटेशंस है, तो हमने जो लिमिटेशंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पढ़ी थी वही सेम लिमिटेशंस होती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, राइट। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो पावर्स होती है, ठीक है, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू, गाइस एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो पावर्स होती है इट इज सिमिलर टू द पावर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। इंक्वायरी के टाइम पर जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जो पावर्स होती है इट इज सिमिलर टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सिमिलरली जो लिमिटेशंस दोनों की सेम होती है। ओके, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 है, ठीक है, तो उसने बोला था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट क्यों करना है, तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के जितने भी जो केसेस जो होते हैं उनके स्पीडी ट्रायल के लिए ये कोर्ट को एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरत है।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। तो ये कोर्ट को कौन सेटअप करेगा? ये कोर्ट को सेटअप करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट्स एन एडवोकेट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Okay, guys. So here we come at the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.